डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में बहुत ही बेसिक सिंपल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इन द लास्ट हम पावर को समझेंगे, पावर का फार्मूला जानेंगे। तो आइए वन बाय वन इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो देखिए, हम ऑलरेडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या कहें पोटेंशियल एनर्जी को समझ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन जान चुके हैं। तो किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू दैट द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी बॉडी की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी या कहें जो एनर्जी उस बॉडी में ड्यू टू पोजीशन आती है वो जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहते हैं, और वो क्या है, उस स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पर, यानी उसको एक्सटेंड कर दिया जाए या उसको कंप्रेस कर दिया जाए तो उसमें जो एनर्जी आती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो उसका फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बात की गई है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, लेट एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबली स्मॉल मास ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के with its one end connected to the rigid support and other end is attached to the block of mass m that can slide on a smooth horizontal surface. Suppose the force F is applied to stretch a spring. The restoring force minus F developed by Hooke's law, F प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेचमेंट। मतलब हमने पूरा फिगर में दिखा रखा है कि देखिए ये स्प्रिंग है, इसका एक एंड जो है इस रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड है और दूसरा एंड जो है के साथ भी ये मास अटैच्ड है, मतलब ये ब्लॉक है जिसका कि मास m है। अब जब हम इस पर, इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मतलब इसको स्ट्रेच करेंगे, तो ये स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो जाएगी क्योंकि ये मास जो है उसी स्प्रिंग से अटैच्ड है ना। तो स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो फिगर में दिखाया गया है कि वो x लेंथ उसकी इंक्रीज हो जा रही है। तो फोर्स जो हमने अप्लाई किया वो इस डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स राइट अप्लाई किया, तो स्प्रिंग में तुरंत एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जिसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स होगी। मैग्नीट्यूड वाइज तो वो फोर्स भी सेम ही होगा, जो अप्लाइड फोर्स है उसी के इक्वल एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो कि इस स्प्रिंग को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। तो बाय हुक्स लॉ हमें मालूम है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचमेंट होता है या कंप्रेशन के इक्वल होता है। यानी स्प्रिंग को यदि कंप्रेस किया जाए तो भी उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन दोनों केसेस में, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे स्ट्रेचमेंट कर रहे हैं, जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि हम विद इन इलास्टिक लिमिट ऐसा कर रहे हैं। तो F माइनस से प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचमेंट हो गया, तो F इज इक्वल टू हो गया माइनस KX। तो ये K क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब यदि मान लिया इस स्प्रिंग को फर्दर स्मॉल डिस्टेंस dx से और स्ट्रेच किया जाए, फोर्स F लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, अब स्प्रिंग को थोड़ा और स्ट्रेच किया जाए बाय स्मॉल अमाउंट, तो वर्क कितना होगा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बाय dx। तो dw इज इक्वल टू माइनस F dx हो गया। जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू थी माइनस KX यहाँ रख दिया, तो ये रिजल्ट आ गया dw इज इक्वल टू KX dx। टोटल वर्क डन इन गिविंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x, मतलब जो है हमने टोटल स्ट्रेचमेंट जो प्रोड्यूस किया है स्प्रिंग में वो x है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। तो w इज इक्वल टू 0 टू x, इसकी लिमिट हो गई इंटीग्रेशन की kx dx। अब जैसा कि हमें मालूम है कि एक फार्मूला होता है x टू द पावर n dx, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 आता है। तो यहाँ पर हमारा x की पावर क्या थी, 1 थी, तो x को
एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टू द पावर 1 + 1 अपान 1 + 1 मतलब एक्स स्क्वायर अपान 2 आ गया, वही आ गया। के कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया, लिमिट 0 to x लगा दी। जब हम यहाँ पर लिमिट इसमें लेते हैं तो कैसे लेते हैं, देखिए के बाई 2 कर लिया। अब यहाँ पर x को x से रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट पे तो x स्क्वायर ही आएगा, माइनस x को 0 से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी फाइनली हमारा जो W आया यानी वर्क डन आया है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जितना वर्क एक्सटर्नल एजेंसी ने इस पर किया वही वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो गया। तो फार्मूला हमारा आ गया U = हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बात करेंगे ग्राफ की। यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि स्प्रिंग से जो अटैच्ड मास है, ये मास यहां पर स्प्रिंग से अटैच्ड है और ये स्मूथ टेबल पर रखा हुआ है मास, है ना। अब हमने इसको फोर्स लगा करके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेच कर दिया और उसको छोड़ दिया। तो ये जो हमारा मास है ब्लॉक है वो क्या होगा कि ऑसिलेशन करने लगेगा और इस जो रेस्ट पोजीशन थी इस ब्लॉक की उसके अबाउट ये ऑसिलेशन करेगा और जिससे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। इस तरह से वेरिएशन होगा कंटिन्यूअसली। और ये भी मालूम होना चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसी पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन हम शो करेंगे उस ग्राफ में विद डिस्टेंस और किस तरह से कहां पर उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और कहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो भी जानेंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जब कोई ब्लॉक ये स्प्रिंग से अटैच्ड है, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले गए और उसको छोड़ दिया, तो यहां पर जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में होगा तो उस समय स्ट्रेचमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी मैक्सिमम होगी उस सिचुएशन में। और ये हमारी सिचुएशन मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी और सी मैक्सिमम ये स्ट्रेचमेंट है, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो बी और सी में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इधर भी पोटेंशियल एनर्जी सी पोजीशन में मैक्सिमम होगी। अब जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन में वापस लौटेगा तो मीन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, बिकॉज उस समय इसकी जो स्पीड होगी या कहीं वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर के मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन में, है ना। और फिर जब ये फिर से एक्सट्रीम जो है पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, मतलब कंप्रेशन होगा स्प्रिंग का, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी और सी पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जब हमारा ब्लॉक जो है इस स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा। तो इसी को हम ग्राफिकली देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम। तो यहाँ पर हमने ये सॉलिड लाइन से काइनेटिक एनर्जी को शो किया है और इस डॉटेड लाइन से डॉटेड कर्व से हमने पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रखा है। तो देखिए ये मेन पोजीशन थी हमारी स्प्रिंग की, है ना। रेस्ट पोजीशन ए है, ये मैक्सिमम जो है स्ट्रेचमेंट की कंडीशन है, सी जो है मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन है। तो बी और सी में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। देखिए ये ग्राफ ऊपर जा रहा है मैक्सिमम। उस समय काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो गई। बी और सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। ए पॉइंट पर देखिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ मैक्सिमम जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो ये ग्राफ सिंपल सा है और हर समय क्योंकि यहाँ पर फोर्स कंजर्वेटिव लग रहा है तो अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो या कहें मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो किया गया है ये टोटल एनर्जी का है कि किसी भी टाइम पर उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसा कि हमने अभी ड्राइव किया था फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो हम इससे भी सिंपली निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए
जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचमेंट या कंप्रेशन के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर वही ग्राफ दिखाया गया है, ये फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स वाई एक्सिस पे लिया गया है और ये कंप्रेशन या स्ट्रेचमेंट अलोंग एक्स एक्सिस लिया गया है। तो जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं मतलब हमने इस डायरेक्शन में एक्स स्ट्रेचमेंट किया, ठीक है, तो रेस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, मतलब निगेटिव होगा। तो ये हमने ए से दिखाया गया जो कि माइनस ए एक्स है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो भी हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता कर सकते हैं। तो रेस्टोरिंग फोर्स एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये है। वर्क डन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2 निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स वर्क कर रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय जो है कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स रेस्टोरिंग फोर्स। तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे 1/2 ए बी इंटू ओ ए, तो -1/2 और जो ए बी जो है रेस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू माइनस के एक्स है इंटू एक्स, तो हाफ के एक्स स्क्वायर यानी पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से भी हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाती है। अब बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम की कि पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे हम बॉडी को की इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये सिस्टम और एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम और ऑब्जेक्ट इज जीरो। ये हम पहले भी बता चुके हैं, यदि किसी सिस्टम या ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो वो ऑब्जेक्ट या सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। परफेक्ट इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आ जाता है, तो यहाँ पर केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। उसके लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, है ना। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर कंजर्वेटिव एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में ये रिलेशन होता है एफ इक्वल टू, ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, एफ इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर। यू क्या पोटेंशियल एनर्जी है, आर पोजीशन है, मतलब निगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम और ऑब्जेक्ट। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एफ नेट की वैल्यू जीरो हो गई, तो जीरो इज इक्वल टू हो गया माइनस डी यू बाई डी आर, या कहें डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ गई। तो ये डी यू बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ भी रिप्रेजेंट करता है। मान लिया किसी बॉडी या सिस्टम का की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमें दिया हुआ है, जैसे कि अभी इससे पहले दिया गया था, इस टाइप का ग्राफ था, है ना, या कहें इस टाइप का ग्राफ था। तो यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट पर या हाईएस्ट पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट का या यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इन दोनों टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, वो जीरो होगा, मतलब डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो है। टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व या कहें ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन हो रहा है डिस्टेंस के साथ, उसका जो ग्राफ आया था उसके हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या आता है, जीरो आता है, मतलब डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए। इट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिस्टम और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज आइदर मिनिमम, मैक्सिमम या कांस्टेंट। तो थ्री सिचुएशन हो सकती हैं, या तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है ना, और उस टेंजेंट का स्लोप जीरो आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग उस सिस्टम या ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी या फिर कांस्टेंट होगी। तो इसके बेसिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम की थ्री टाइप की इक्विलिब्रियम हो सकती है। तो मिनिमम में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, मैक्सिमम में क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, और यदि कांस्टेंट है तो वो सिस्टम या ऑब्जेक्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसको हम डिटेल में
समझते हैं, ठीक है। ऑन दिस बेसिस द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट और सिस्टम कैन बी 3 टाइप। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ on slight displacement from the equilibrium position it has a tendency to come back। तो यहां पर क्या है कि यदि बॉडी या सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और उसको यदि हम उस पोजीशन से, उस इक्विलिब्रियम स्टेज से शिफ्ट करें और शिफ्ट करके उसको छोड़ दें, तो उस ऑब्जेक्ट या सिस्टम में वापस रिटर्न होने की टेंडेंसी यदि है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस लौट रहा है सिस्टम या ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब वो सिस्टम या ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में सिस्टम की, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी मिनिमम होगी। ये बात भी ध्यान रखें। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फिगर में बना रखा है, देखिएगा, एक ये समझो बाउल है, कर्व्ड बाउल है। यहाँ पर इसके लोएस्ट पॉइंट पर एक हमने बॉल रख ली, तो इस पर इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा जो कि mg के इक्वल होगा। इस बाउल का रिएक्शन अपवर्ड लग रहा होगा और ये रेस्ट पोजीशन में है, यानी r इज इक्वल टू mg है। नेट फोर्स 0 है। अब हमने इसको स्लाइटली जो है डिस्प्लेस कर दिया, इस तरफ को ले गए और छोड़ दिया। अब क्या होगा कि ये बॉल वापस लौटेगी, अपनी इनिशियल पोजीशन में लौटने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये बॉल इस सिचुएशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हमें चेक करना पड़ता है उस सिस्टम या बॉडी को उस सिचुएशन से डिस्प्लेस करके। तो यहां पर जैसे कि अपने फिगर में बना रखा है, तो डिस्प्लेस करने के बाद बॉल वापस लौटती है। इसका मतलब बॉल जो थी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी और लोएस्ट पॉइंट में थी, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रही होगी, है ना। या फिर कहें तो कंडीशन जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए या किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए du by dr इज इक्वल टू 0 है ही है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम होती है। या फिर कहें जो d स्क्वायर u अपॉन dr स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव निकालें और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम या ऑब्जेक्ट जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये कंफर्मेशन के लिए हमने d स्क्वायर u अपॉन dr स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव निकाला और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, यानी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो सिस्टम जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। देखिए, an object is said to be in unstable equilibrium if on slight displacement from equilibrium position it has a tendency to move in the direction of displacement. In unstable equilibrium position the potential energy of the object is maximum। तो यहां पर क्या है कि फिगर से समझिए, मान लिया बॉल यहां पर रखी हुई है हाईएस्ट पॉइंट पे, वेट नीचे को लग रहा है और इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये r इज इक्वल टू mg है, रेस्ट पोजीशन में है, बॉल बैलेंस्ड है, नेट फोर्स 0 है, ठीक है। अब क्या करें, हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये वापस तो लौटने को जाएगी नहीं, है ना। वो क्या होगी, और आगे नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, यानी जिस डायरेक्शन में हमने उसको शिफ्ट किया था फर्दर उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होती चली जा रही है। इसका मतलब इस सिचुएशन में ये बॉल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थी और यहाँ पर क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे थी ये, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम रही होगी इस सिचुएशन में। और हमें कंफर्मेशन के लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए, यानी निगेटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिक कंडीशन तो वही है, du by dr इज इक्वल टू 0, या कहें d स्क्वायर u अपॉन dr स्क्वायर लेस देन 0, यानी निगेटिव आना चाहिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। An object is said to be in neutral equilibrium if on slight displacement from the equilibrium position it has neither the tendency to move in the direction of displacement nor to come back to equilibrium position। यानी बॉडी मान लिया किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ये बॉल है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है और इस पे वेट डाउनवर्ड मान लिया लग रहा है, रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है और नेट फोर्स 0 है। अब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर आकर के फिर ये बॉल रुक गई, ना आगे जा रही ना वापस लौट रही है। इसका मतलब ये इसकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बताया गया है कि
क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट होती है, और किसी कांस्टेंट का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आती है, इसलिए du by dr यहाँ भी जीरो है। इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, तो du by dr इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव भी यदि निकालेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी का तो वो भी जीरो ही आएगा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो आएगा ही आएगा, है ना, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे उस ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को डिसाइड करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, यानी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, उसको पता लगा लेते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे पावर की। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है पावर का भी। पावर कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या कहें रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, या कहें रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। तो जिस रेट से वर्क हो रहा होता है या कोई सिस्टम या मशीन वर्क कर रही होती है, जिस रेट से वही उसकी पावर होती है। तो इट इज डिफाइंड एज रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। इफ फोर्स डज वर्क डेल्टा डब्ल्यू इन टाइम डेल्टा टी, द एवरेज पावर इज गिवन बाय। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इन डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। ये क्या हो गया? एवरेज पावर का फार्मूला हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी है और इसके डायमेंशन फार्मूला लिखें तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, और वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी टाइम का। तो ये टी ऊपर जाएगा तो पावर ये और बढ़ जाएगी, माइनस थ्री पावर हो जाएगी। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। और यूनिट जो है, वर्क की यूनिट जूल है, टाइम की सेकंड है, तो जूल पर सेकंड कहें, और इसी को हम वाट कहते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट हुआ करते हैं। ठीक है, इसका और फार्मूला निकालने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस पावर की बात करनी पड़ेगी। तो इंस्टेंटेनियस पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एजेंट is defined as limiting value of the average power of the agent in the small time interval। यानी कभी भी हमें यदि इंस्टेंटेनियस कोई फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि जो उसकी एवरेज वैल्यू है उसका लिमिटिंग केस ले लेते हैं, तो हमें वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता लग जाती है उस फिजिकल क्वांटिटी की। जिससे पहले भी हमने बात की है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होती थी? वो इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो वहां पर क्या होगा? टाइम इंटरवल को हम लेते हैं एज स्मॉल एज पॉसिबल, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगा देते हैं कंडीशन, और एट ए मोमेंट, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट उसकी पावर क्या है? वही तो इंस्टेंटेनियस पावर होगी। तो व्हेन वर्क डन बाय ए फोर्स फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर हो गया। तो इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी गिवन एज P इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, और इसको हम डी डब्ल्यू बाई डी टी भी कहते हैं। डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने लिख रखी है एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी, है ना। तो डी आर बाई डी टी क्या होता है? देखिए, इसको हमने अलग कर लिया। डी आर बाई डी टी को हम वेलोसिटी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, है ना। एफ डॉट बी, क्योंकि पावर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। यदि हम डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट हटाएं तो ये एफ बी कॉस थीटा आ जाता है। तो इस तरह से आज के जो टॉपिक हैं बहुत ही सिंपल और बेसिक थे, निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।